अबे टाटा लगा दो, टाटा एक तो बात हो गई ना, इलेक्ट्रिक टाटा एक और आ गई और पानी नहीं नेक्सॉन आ गई जैसे नॉर्मल गाड़ी अरे और उसमें हाइड्रोकार्बन के वो हाइड्रोकार्बन भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अरे बेटा जेबी वाला उसको तुम्हें तो मिल गई ना स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन आंसर बिल्कुल आंसर था। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला था स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन जेडी वाले बच्चों को नहीं मिलते ना जेडी के आगे कितने बच्चे थोड़ा सा चीज बताओ। एक ये वाले सबको मिल गई है, ध्यान रखना आपसे रखोगे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये वाले ने ढाई को नहीं, ये वालों किसी को नहीं मिलेगा, सबको मिल जाएगी ना। और देख लेना जिसको मिल गई जो जीडी में वो देख लेना, ये पहला पैकेट दिया था मैंने किसी को मिल भी गई तुम्हें मिल गई वो रिसेप्टर है ना, तो मत लेना होता है, इसको मिल गई वो नहीं लेंगे। गले में पहले नीचे टंकी का पानी 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा 24 Recording in progress. क्या पढ़ रहे थे भैया? अच्छा पीओसी चल रही है, चलिए स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन और पीओसी में बात कर रहे थे। नाइट्रोजन का टेस्ट अपन ने लगा लिया था, उसमें ये बात भी कर ली थी कि अगर सल्फर भी प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, टेस्ट आप नाइट्रोजन का लगा रहे हो, कलर की उम्मीद कर रहे हो पर्पल वॉयलेट आएगा और उसके कलर कैसा मिलेगा, ब्लड है। अगर सल्फर प्रेजेंट है तो, नहीं है तो वही आ गया नॉर्मल, ठीक है अच्छी बात है। अब अपन अगला टेस्ट सीखते हैं हेलोजन। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, उनकी बात अपन करने वाले। इनमें से ये जो फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, फ्लोरीन का टेस्ट हम लोग नहीं लगा, सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के टेस्ट की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का नहीं लगा रहे हैं, फ्लोरीन का, मतलब यहां नहीं सीखेंगे ऑर्गेनिक। फ्लोरीन के लिए यानी फ्लोराइड आयन, F माइनस आयन का टेस्ट हम सीखेंगे, लेकिन वो इनऑर्गेनिक में आएगा। ठीक है, अभी अपन इन तीन एलिमेंट्स की बात करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजन का टेस्ट आप लोग एक कॉमन चीज याद कर लीजिए, अक्सर काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिजिकल में भी। इस कंपाउंड को याद रखिए, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ये हेलोजेंस के साथ तुरंत रिएक्शन करते हैं। अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन से होगी तो ये AgCl का व्हाइट पीपीटी बनाएगा। अगर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से होगी तो ये AgBr का लाइट येलो, पेल येलो या लाइट येलो पीपीटी बनाएगा। और इसकी रिएक्शन अगर आयोडीन से होगी तो AgI का डार्क येलो पीपीटी बनेगा। और इसी बात का इस्तेमाल करेंगे, ये तो वैसे रफ समझा रहा, सारा लिखेंगे बात, पर ये जनरल बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन इस पूरे खेल में एक प्रॉब्लम है, ये AgNO3 कोवेलेंट फॉर्म की क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से रिएक्शन नहीं कर सकता। कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है अगर क्लोरीन ने, ब्रोमीन ने या आयोडीन ने, तो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। इसको क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कैसे फॉर्म में चाहिए? आयनिक फॉर्म। अब एक प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सारे एलिमेंट्स मोस्टली क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले अगर ये प्रेजेंट है भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इसको कैसे फॉर्म में बदलना जरूरी है? आयनिक फॉर्म में। ऐसा कोई तरीका है हमारे पास? लेसनेस सॉल्यूशन। लेसनेस सॉल्यूशन बना लेंगे तो अपने आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो। वो काम तो यहाँ करना ही पड़ेगा, अपन टेस्ट करें। क्लियर है? चलिए, तो अपन इसके लिए शुरुआत करते हैं। टेस्ट ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस का हम टेस्ट कराने जा रहे हैं। 3 मेथड्स, 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, जो भी अपन बात कर रहे हैं। इसमें क्या करना है? सबसे पहले प्रिपेयर LS। सबसे पहले आप क्या करें? लेसने सॉल्यूशन बनाएं। प्रिपेयर LS। LS समझ गए? लेसनेस सॉल्यूशन, है ना? फिर क्या करना है? सुबह चल रहा था, बंद कर दिया? बंद कर दिया क्या? हाँ सुबह चल रहा था। लगा बंदी ठंडा में लगे थे। मैंने नहीं करा, इधर वालों ने करा। सबसे पहले LS बना, मिला रही अपन। उसके बाद क्या करें? ऐड few milliliter of AgNO3 सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन उसमें मिला। बस थोड़ा सा LS लिया टेस्ट में, उसमें AgNO3 मिला। ये दोनों ही कलरलेस हो, लेकिन जैसे मिलेंगे रिएक्शन कर। इफ
व्हाइट पीपीटी अपीयर्स, ऐसा करने के बाद अगर सफेद पीपीटी आया, देन क्लोरीन इज प्रेजेंट। इसका मतलब उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरीन। ये कैसे होगा? NaCl में बदल चुकी होगी क्लोरीन Ls बनते टाइम, लेसनेस सॉल्यूशन बनते हैं, और जैसे आपने उसमें AgNO3 मिलाएंगे, AgCl का व्हाइट पीपीटी बन जाए, प्लस में NaNO। डाउनवर्ड एरो मतलब प्रेसिपिटेट, अपवर्ड एरो मतलब गैस। ये अगर ये व्हाइट पीपीटी आया तो ऐसा, इफ लाइट येलो पीपीटी, लाइट येलो, पेल येलो कह दो, लाइट येलो पीपीटी soluble in NH4OH, इसकी शर्त क्या है? ये NH4OH या किसी और एल्कली में घुल जाना चाहिए। क्या भैया AgI जो बनेगा वो भी येलो बनेगा, AgBr भी येलो बन रहा है, फर्क कितना है? ये लाइट येलो है, वो डार्क येलो बनेगा। लेकिन मेरे को कैसे पता? मैं जिसको लाइट येलो कह रहा हूं, हो सकता है आपसे डार्क येलो कह रहे हो। लड़ाई थोड़ी करेंगे, नहीं मेरे हिसाब से तो डार्क है, नहीं तेरे हिसाब से हल्का है, तो ऐसा रटते हटा। येलो पीपीटी है, आप उसे NH4OH में घोल के देखिए, AgBr जब बनता है तो वो NH4OH में घुलता है, AgI नहीं, तो लड़ाई नहीं रहेगी। इफ लाइट येलो पीपीटी soluble in NH4OH appears, उसका मतलब क्या है? ब्रोमीन इज प्रेजेंट। इस टाइम रिएक्शन क्या होती है? हमारे पास NaBr है, वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgBr का पीपीटी बनाएगा, प्लस में NaNO3 बने, ये येलो पीपीटी आएगा AgBr। ठीक है, लेकिन अगर डार्क येलो पीपीटी आता है, जो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन NH4OH अपीयर्स, ऐसा होता है, तो फिर आयोडीन इज प्रेजेंट, तो फिर आयोडीन प्रेजेंट। ये आयोडीन NaI में बदल गई होगी लेसनेस सॉल्यूशन में, और AgNO3 के साथ रिएक्शन करके वो AgI का डार्क येलो पीपीटी बनाएगा। भैया ये 3 पीपीटी के कलर जिंदगी में याद रखना, बहुत जगह आएंगे केमिस्ट्री। एक और BaSO4, बेरियम सल्फेट, वो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, BaSO4। किसी भी ऐसी चीज जिसमें सल्फेट आयन है, उसमें अगर आप BaCl2 मिलाते हो, बेरियम क्लोराइड, तो हमेशा BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनता है। ये बात अलग से दिमाग में रखना, ये हेलोजन के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात आपको बता रहा हूं, आगे यूज। हो गया? ये हमने सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देख लिया हेलोजन्स का। अब अपन एक और टेस्ट देखेंगे, इसको लेयर टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयर टेस्ट।
लेयर टेस्ट की बात करनी है, उससे पहले एक काम और करना है। ये जो हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट लगा रहे हैं हेलोजन्स का, इसको लगाने से पहले बिफोर दिस टेस्ट, ये जो टेस्ट हम लगा रहे हैं AgNO3 मिला रहे हैं, बिफोर दिस टेस्ट LS इज बॉइल्ड विद HNO3, नाइट्रिक एसिड है बॉइल कर, टू रिमूव NaCN and Na2S from LS। ये क्या चक्कर है? AgNO3 HNO3 को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन सल्फर गैस से बाहर निकालते। समस्या क्या है? मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन है, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सल्फर नहीं हो सकती, सल्फर भी प्रेजेंट हो सकती है, नहीं। और अगर सल्फर भी प्रेजेंट है तो ये जो NaCl, NaBr, NaI बन रहे हैं, इनके साथ साथ Na2S भी बना रहा होगा उसी के अंदर, वही पड़ा होगा सॉल्यूशन। और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो NaCN भी बना होगा। अब NaCN जो है वो भी तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, AgCN का व्हाइट पीपीटी देता है, और अगर Na2S है तो वो भी AgNO3 के साथ रिएक्शन करके Ag2S का ब्लैक पीपीटी देता है। तो मान लीजिए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, आयोडीन नहीं है, मुझे थोड़ी पता उसके अंदर क्या है क्या नहीं। मैंने LS बनाया, उसमें AgNO3 मिलाया और व्हाइट पीपीटी आई, तो मैं क्या सोचूं? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट था पर एक्चुअली में नहीं है, फिर व्हाइट पीपीटी कहां से आ गई? इसके चक्कर, NaCN के चक्कर में आ गया, इसमें भी व्हाइट पीपीटी देंगे। अरे बस सुनो, तो आपको अगर हेलोजन का टेस्ट लगाना है तो पहले इन कंपाउंड्स को लेसनेस सॉल्यूशन में से हटाना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें HNO3 मिला देते, HNO3 मिला। पहले तो ये रिएक्शन लिखो, फिर HNO3 मिलाने से क्या होगा वो बता। बॉइलिंग विद HNO3, HNO3 का बॉइल करने से क्या फायदा होता है? CN माइनस और H डबल नेगेटिव आयंस, CN माइनस आयन है ना NaCN, और Na2S में H डबल नेगेटिव आर रिमूव। तो अगर आपने NaCN लिया, उसकी HNO3 से रिएक्शन करा,
तो या तो कार्बन के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बन के उड़ जाएगा ऑक्सीडाइज होके, या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होके ये भी बन सकता है HCN प्लस NaNO2। HCN भी वोलेटाइल, ये बन के भी उड़ सकता है। ऐसे आपके पास अगर Na2S है तो वो सल्फर के ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो सकता है SO2 में, या फिर यहाँ पे भी डबल डिकम्पोजिशन करके वो H2S प्लस NaNO3 बना सकता है। आपको पता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी क्या है, गैस है। तो सल्फर या Cn माइनस आयन अगर प्रेजेंट है तो HNO3 के साथ बॉइल करने का फायदा ये है कि वो गैसेस में बदल के उड़ जाएंगे, तो फिर वो आगे सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर टेस्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, बता दो। ये हमने पहला टेस्ट पढ़ा हेलोजन, दूसरा है क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट, या खाली लेयर टेस्ट भी करें, क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट या लेयर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, बॉयल ऑर्गेनिक कंपाउंड और एलएस मिल जाए तो और अच्छी बात है, और एलएस विद क्लोरीन वाटर। सबसे नंबर ए पॉइंट, क्लोरीन वाटर के साथ बॉइल कर। अच्छा, दूसरी बात, दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल only for ब्रोमीन एंड आयोडीन। इससे क्लोरीन का भी टेस्ट नहीं लगेगा, इसका लगेगा केवल ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या होता है भाई साहब, क्लोरीन वाटर। अरे हाँ, पानी में क्लोरीन घोल दो भाई, क्लोरीन वाटर। नींबू पानी क्या होता है, पानी में नींबू घोल दो। भाई साहब क्लोरीन वाटर क्या होता है, पानी में क्लोरीन घोल दो, इसमें क्या टेंशन वाली बात है भाई। पानी में जब क्लोरीन घुलती है तो HOCl प्लस HCl बना। आगे फ्यूचर तक के लिए बता दे रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, याद रखिए। पानी में जब क्लोरीन घुलेगी तो HOCl प्लस HCl बने, ब्रोमीन घुलेगी तो HOBr प्लस HBr बने, आयोडीन घुलेगी तो HOI प्लस HI बने। लेकिन ये HOCl थोड़ा अनस्टेबल होता है, ये डिकम्पोज होके वापस HCl बना देता है, प्लस में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। यानी ओवरऑल आपका 2 HCl बना और हाफ O2 निकल। समझ में आ रही बात, क्या ऑक्सीजन निकल रही है? हाँ, जहां ऑक्सीजन निकलती है वहां पे, या वो चीजें जो ऑक्सीजन देती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। यानी क्लोरीन वाटर एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे कहीं यूज करेंगे अपन किसी चैप्टर में, किसी केमिस्ट्री में, और अभी से बता। मुझे मतलब है HCl, यानी इसके अंदर ओवरऑल मुझे देखा जाए तो 2 HCl प्लस हाफ O2 मिला है।
एक HCl ये तो खत्म हो गया HCl और O2 में। तो आपको दिमाग में रखना है क्लोरीन वाटर में HCl होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब मैंने LS बना रखा है, LS में अगर ब्रोमीन है तो वो NaBr की फॉर्म में होगी, आयोडीन है तो NaI की फॉर्म में होगी, और क्लोरीन है तो NaCl की फॉर्म में होगी। जब ये HCl NaBr पे अटैक करता है, HCl कहां से आ गया, क्लोरीन वाटर, ये जब NaBr पे अटैक करेगा तो NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl प्लस में HBr। समझ गए। अगर NaI है तो NaCl बन जाएगा प्लस में HI। शायद आपको पता है क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा होती है। हाईली रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन। और किसी भी जगह पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर रही है सॉल्ट में से। यहाँ NaCl की रिएक्शन HCl से करेंगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं। क्लोरीन खुद को थोड़ी रिप्लेस कर देगा, और कर भी देगा तो क्या फर्क पड़ना, चीज तो वही रहेगी। इसलिए टेस्ट, और फ्लोरीन को कर लेगा रिप्लेस, नहीं, फ्लोरीन तो ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए टेस्ट केवल किन दो एलिमेंट के लिए रह गया, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके लिए लगेगा नहीं। ये बन गया। अब ये जो HBr है या HI है, ऑक्सीजन तो मौजूद है मेरे पास, हाँ ऑक्सीजन ठीक है ना, ये भी तो बन रही है क्लोरीन वाटर। ये ऑक्सीजन इस HBr में से H ले लो और बना लेती है H2O। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन बैलेंस करने पे दिमाग मत लगा, बाकी कर दूंगा 2HBr कर दूंगा, इधर हाफ O2 कर दूंगा, H2O बन जाएगा। प्लस में क्या बनेगा, Br2 ब्रोमीन, और यहां पर भी H2O बन जाएगा, प्लस में क्या बनेगा, I। तो मतलब कुल मिला के अगर आप लेसरेस सॉल्यूशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब क्लोरीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेलोजन ब्रोमीन या आयोडीन फ्री स्टेट में आ जाती है। कैसे स्टेट में आती है, फ्री स्टेट। अभी तक ये सारा खेल किसमें चल रहा है, पानी में। क्लोरीन वाटर मिलाया था, LS भी आपने पानी में बनाया था, यानी ये चीजें पानी में बनी। आपकी जानकारी के लिए हेलोजन पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। स्पेरिंगली मतलब हाँ बहुत कम, लिटिल, बहुत जरा सा। स्पेरिंगली मतलब बहुत कम, अंग्रेजी तो अच्छी करनी पड़ेगी। These are sparingly soluble, यानी पानी में कम घुलते, ठीक है। अब इसी बात का इस्तेमाल टेस्ट लगाने में किया जाए। ये मेरी टेस्ट ट्यूब, यहां LS और क्लोरीन वाटर वगैरह की रिएक्शन हो चुकी। मान लीजिए ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो बन गए, Br पड़े हुए हैं। अब क्या करें, पानी में इधर डले, भले स्पेरिंगली सॉल्युबल है पर हैं तो सॉल्युबल, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब की साइड से थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिला, CHCl2। क्लोरोफॉर्म नहीं है तो कार्बन डाइसल्फाइड मिला, CS2। ये भी नहीं है चलो तो CCl4 मिला। इन तीनों में से कोई एक चीज मिला टेस्ट ट्यूब की साइड से, धीरे धीरे इसलिए कि एकदम से मिक्स नहीं हो जाता।
अच्छा, ये जो तीनों नाम लिए मैंने, क्लोरोफॉर्म, CS2 और कार्बन डाइसल्फाइड, ये तीनों मेरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। कैसे सॉल्वेंट? ऑर्गेनिक। या इनर्ट सॉल्वेंट है। कैसे? इनर्ट। या एक और नाम दे सकता हूं मैं इनके लिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कैसे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने बात करी सिमिलिया सॉल्वेंचर सिमिलिबस, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसा उसमें घुलता है। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा पानी में घुलते हैं, हर क्लास में बोल रहा हूं मैं, और कोवेलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलते, वो ऐसे सॉल्वेंट्स में घुलते, क्लोरोफॉर्म, CS2, CCl4 इनमें घुलते। क्लियर है? अब ये ब्रोमीन जो है कोवेलेंट ही है, मॉलिक्यूल बन गया इसका, Br में कोवेलेंट होना है, I2 कोवेलेंट। यहां पानी था पहले तो बेचारा मजबूरी में पानी में डला, अब जब ऊपर मैंने क्लोरोफॉर्म मिलाया, ऊपर लेयर किसकी बन गई? क्लोरोफॉर्म। तो अब उसके पास चॉइस है, सर क्या चॉइस है? या तो ये पानी में डले रहे उसके मॉलिक्यूल, या ऊपर क्लोरोफॉर्म में आ जाए, क्या बेहतर? क्लोरोफॉर्म। अक्सर चीजों को इस तरीके से सेपरेट किया जाता है, मोर सॉल्युबल सॉल्वेंट मिला के लेस सॉल्युबल सॉल्वेंट से उनको सेपरेट करते हैं। तो क्या करते हैं, ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल बह के इधर आ जाते ऊपर, तो नीचे वाले सॉल्यूट में से पूरी ब्रोमीन गायब, और ऊपर किस में आ गई? CHCl3 की लेयर। अब होता क्या है, जैसे ये CHCl3 की लेयर में आती है, CHCl3.Br2 मतलब मिक्स है, रिएक्शन नहीं हो रही है, मिक्स हो गया, ये रेडिश ब्राउन कलर जनरेट कर, और अगर ऐसे आयोडीन ऊपर आ गई तो CHCl3.I2 बनता है, ये वॉयलेट कलर जनरेट करता है। तो जो क्लोरोफॉर्म की लेयर कलरलेस थी, क्लोरोफॉर्म में कलर नहीं होता, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, लेकिन जब ब्रोमीन आएगा ऊपर की लेयर में तो वो क्लोरोफॉर्म की लेयर कैसे रंग की हो जाएगी? रेडिश ब्राउन। कुछ बुक्स में ऑरेंज लिख देते हैं, पर ठीक है, रेडिश ब्राउन। और अगर आयोडीन प्रेजेंट हुआ तो ऊपर आके इस लेयर को कैसा कर देगा? वॉयलेट। तो जो आपने क्लोरोफॉर्म मिलाया है या कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया है, उसकी लेयर का कलर चेंज हो जाएगा, वॉयलेट कलर आ रहा है तो आयोडीन प्रेजेंट है, रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर आ रहा है तो ब्रोमीन प्रेजेंट है। इसलिए इस टेस्ट का नाम क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट, क्योंकि लेयर का रंग बदलता है। हो गया?
नहीं तैरता है ना, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड और ये जो CCl4 है, तीनों की डेंसिटी वाटर से कम है। जैसे पेट्रोल तैरता है वैसे तैरता है, फिर भी हम थोड़ा सावधानी से ताकि ना मिक्स होने से बेटर की लेयर अच्छी। इवन कई जगह तो ऐसे करते हैं कि शेक कर देते हैं अच्छे से फिर रखा रहे, तो क्या होता है उससे और जल्दी काम होता है। अभी मॉलिक्यूल को बह के ऊपर आना है, आप शेक करके मिक्स कर, तो वो किसके साथ मॉलिक्यूल से चिपक जाएगा, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल से चिपक जाएगा ब्रोमीन, फिर रखा रहने देते हैं थोड़ी देर, धीरे धीरे वो हल्का होने की वजह से ऊपर आती है क्लोरोफॉर्म, तो उससे जुड़े जुड़े ब्रोमीन आयोडीन ऊपर आ जाते हैं। दैट कैन आल्सो बी डन, पर अपन तो कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे निकलता है। हटा दो। एक और टेस्ट है हेलोजन का जो कि ड्राई टेस्ट है, मतलब उसमें पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट तो नहीं है फिर भी चलो। बैलेस्टीन टेस्ट, ये एक तरह का फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम मतलब आग पे गर्म करते हैं। ये एक तरह का ड्राई टेस्ट है, मतलब पानी यूज नहीं करते। घर पे गैस है, गैस गैस चूल्हा, गैस बर्नर, सिलेंडर, LPG होगा ना घर में, खाना बनता होगा ना, तो गैस जलाते हैं तो उसकी फ्लेम का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का। शायद आप जानते होंगे कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो किसी चीज का तो येलो कलर की फ्लेम आती है, जैसे कोयला या लकड़ी जलाते हैं या कैंडल मोमबत्ती जलाते हैं, और कंप्लीट कंबशन हो तो ब्लू कलर की फ्लेम। तो वहां जो ब्यूटेन, LPG में ब्यूटेन होती है, उसका प्रॉपर कंप्लीट कंबशन होता है, इसलिए आराम से ब्लू कलर की फ्लेम आती है। लेबोरेटरी में यूज किया जाता है बुनसन बर्नर। इसकी जो फ्लेम होती है उसका कलर भी ब्लू होता है, क्योंकि इसमें भी गैस जलाई जाती है, ये भी ब्लू कलर की। लेकिन अगर आप घर पे भी करके देख सकते हो, एक कॉपर का वायर, तांबे का वायर, कॉपर का वायर, वो इस फ्लेम में लाओ तो ये फ्लेम ग्रीन हो जाए। करके देख लेना। कॉपर वायर डालोगे, कॉपर वायर कहां से मिलेगा, नॉर्मल तार छील लो, उसके अंदर कॉपर के वायर निकल, उसके अंदर कॉपर वायर है, उससे आप देख सकते हो ग्रीन। तो पहले हम क्या करते हैं, ये बुनसन फ्लेम जो है इसमें कॉपर के वायर का एक सिरा, पहले सिरे को चपटा कर लेते हैं, मतलब हथौड़ी से पीट के, गोल नहीं हो, और उसको इसमें गर्म कर, ग्रीनिश फ्लेम होने लगती है, पर थोड़ी देर तक गर्म करते रहते हैं आप उसे, तो इस कॉपर पे जो भी इंप्योरिटीज लगी हैं या जो कॉपर का ऑक्सीडेशन होना है वो सब हो जाता है, और इस कलर का जो फ्लेम का कलर है वापस से ब्लू होता है। तो आपको पहले कब तक गर्म करना, जब तक फ्लेम का कलर ग्रीन होना बंद। समझ गए। अब क्या करते हैं, इस कॉपर के वायर को बाहर निकालते हैं फ्लेम में से, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पाउडर है, जिस सिरे को आपने फ्लेम में गर्म किया, ये वाला सिरा तो हम हाथ में पकड़ेंगे, तो उस गर्म किया गया सिरा है उसमें वो पाउडर थोड़ा सा उठा ले, ये चपटा कर लेना, थोड़ा सा चिपक ही जाएगा पाउडर। अब उसको वापस इस फ्लेम में लाके गर्म कर, ये फ्लेम ग्रीन होना बंद हो गई, आपने पाउडर लगाया और फिर गर्म किया, अगर ये फिर से ग्रीन हो गई, इसका मतलब उस पाउडर में हैलोजन प्रेजेंट, यानी हैलोजन बुनसन फ्लेम को वापस से ग्रीन कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, एंड ऑफ कॉपर वायर
एक सिरा जो है कॉपर वायर का इज हीटेड इन Bunsen flame, then a small amount of organic compound is taken on the end of wire. End मतलब सिरा. And again heated in Bunsen flame. If color of flame turns green, अगर हरा हो जाए, then halogen is present. एक्सेप्ट फ्लोरीन. फ्लोरीन का टेस्ट ये भी नहीं, ऐसा कहते हैं, पर जनरल बात ये है कि हेलोजन अगर कोई सा भी प्रेजेंट तो फ्लेम कैसी हो जाएगी, ग्रीन. अब इस टेस्ट में लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी हेलोजन है, कि क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन, ये नहीं पता. हाँ, कलर ग्रीन का मतलब कोई ना कोई हेलोजन इसके अंदर प्रेजेंट. फिर आगे की टेस्ट लगा लो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं जो बताया. तो ड्राई टेस्ट भी दिमाग में होना चाहिए. ये ग्रीन इसलिए हो जाती है वापस से क्योंकि कॉपर के हैलाइड बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? कॉपर के हैलाइड. और कॉपर के हैलाइड्स का कलर ग्रीन, इसलिए वो ग्रीन फिर से फ्लेम है. सर ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो ट्रिपल HgSO4 ले सकते हैं क्या? ओजोनोलाइसिस कराने के लिए HgSO4 क्यों चाहिए? तो ZN एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड एसिड उसकी दवा बॉन्ड ब्रेक करना. कहां जा रहा है भाई? एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड एसिड ओजोनोलाइसिस में कहां ले? देखो Zn और H2O लेते. हाँ, Zn और H2O लेते थे अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करानी तो. हाँ, तो HgSO4 ले सकते हैं. क्या HgSO4 रिड्यूसिंग एजेंट है? अगर रिड्यूसिंग एजेंट तो ले लो, Pd प्लस H2 ले सकते हो, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. HgSO4 मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि रिड्यूसिंग कब यूज किया, कहीं किया गया पेपर में आया. वो कुछ और टेस्ट होगा, वो एसिटिलीन का टेस्ट होगा, ओजोनोलाइसिस का नहीं होगा. हाँ, वो 1% HgSO4 38% H2SO4 सॉल्यूशन वाला टेस्ट होगा वो. उसमें भी एल्डिहाइड बनता है. छोड़ो अभी मैं तब तक. चलिए, तो ये हमने अभी मेरे ख्याल से सारे एलिमेंट्स के टेस्ट लगाने सीखे. टेस्ट तो लग गए, पता चल गया कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट. तो अब अगला काम क्या करें? परसेंट क्वांटिटी पता करें कि कौन सा एलिमेंट कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, अपने को ये पता करें. ठीक है ना? परसेंटेज पता करना अपने को सीखना है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या ऐसे एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं. अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग मेथड है. सबसे पहले टेस्ट हमने किसका लगाया था? कार्बन हाइड्रोजन का. परसेंटेज भी उसी का निकालते हैं. पहली मेथड है, पहला एस्टिमेशन है एस्टिमेशन ऑफ C एंड H, कार्बन एंड हाइड्रोजन. इसके लिए जो मेथड यूज की जाती है उसका नाम है लीबिग्स मेथड. लीबिग्स मेथड. क्या करते हैं इसमें?
मैं लिखाऊंगा नहीं कुछ, इसमें सिर्फ फार्मूला लिखना, डायग्राम में बना के दिखा रहा हूँ रफली, ताकि आपको समझ में आए करते क्या। एक आप इग्निशन ट्यूब लेते हैं, इग्निशन ट्यूब मतलब उसको अच्छे से गर्म कर सकते, ठीक है। इसमें एक प्लेटिनम की बाउल फिट होती है, प्लेटिनम की कटोरी, जिसमें आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख देते हैं जिसमें आपको कार्बन का परसेंटेज या हाइड्रोजन का परसेंटेज पता है। साथ ही साथ इसमें भर देते हैं कॉपर ऑक्साइड Cu। यहां एक कॉपर की जाली लगी रहती है, यहां भी एक कॉपर की जाली लगी रहती है, यहां से एक ट्यूब बाहर निकली रहती है। जब मैंने कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट लगवाया था तब भी बताया था कि कॉपर ऑक्साइड से ही रिएक्शन करवाई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, अगर आपको याद आ रहा हो। और उस टाइम जितनी भी कार्बन थी वो किसमें बदल गई थी, CO2, और जितनी भी हाइड्रोजन थी H2O। तो इस ट्यूब से क्या बाहर आएगा, CO2 प्लस H2। जब हम टेस्ट लगा रहे थे तो यहाँ पे एक बल्ब लगाया था जिसमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो पानी का टच होते ही ब्लू हो जाता है, और CO2 कहां जाती है, लाइम वाटर, जो मिल्की हो जाता है। अब यहां क्या करते हैं, वो नहीं लगाते, उसकी जगह 2 U शेप्ड ट्यूब लगा देते हैं या 2 टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में भरा होता है एनहाइड्रस CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये भी पानी को सोखता है जैसे कॉपर से। दूसरी टेस्ट ट्यूब यहां लगाते हैं इसमें भरा होता है KOH, एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये CO2 को सोखता है, ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, पानी को, और ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले इन दोनों ट्यूब्स का वजन तोल ले, मतलब इसमें CaCl2 भरने के बाद और इसमें KOH भरने के बाद इनका वजन तोल लेते हैं, वेट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर से इन दोनों ट्यूब का वजन तोलते हैं, उतना ही आएगा, कम आएगा या ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। सर क्यों ज्यादा आएगा, इसमें पानी अब्सॉर्ब हो जाएगा। बेटा गीला कपड़ा सूखे कपड़े से भारी होता है, कॉमन सेंस है, ये हैवी हो जाएगा, इसका भी वजन बढ़ जाएगा। क्यों, CO2 एब्सॉर्ब। मान लो एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसका वजन ट्यूब का 20 ग्राम था, 20 ग्राम, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद 23 ग्राम हो गई। तो उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, 3 ग्राम वजन जो बढ़ गया वो कौन है, पानी। यानी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 3 ग्राम पानी बना, ठीक है। तो बस इन दोनों का वजन तोली तो हमें कितना पानी बना है वो पता चल जाता है, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो KOH वाली ट्यूब से पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन फार्मूला लगाते हैं। परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने का फार्मूला होता है 2/18। ये नंबर कहां से आता है, तो अनजाना नंबर नहीं है। पानी का फार्मूला याद है, H2O, पानी का मॉलिक्यूलर मास 18, उसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम, इसलिए 2/18 लिखा है। पानी के फार्मूले से ही 2/18 इनटू मास ऑफ H2O फॉर्म डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न। वो जो प्लेटिनम के कप में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाया था ना, वो भी तौल के ही जलाते हैं, 2 ग्राम 3 ग्राम ऑक्सीडाइज तभी का, इनटू 100। ये फार्मूला पेपर में जब न्यूमेरिकल आएगा पूरी आधे पेज की कहानी लिखी होगी है पूरी। एक इग्निशन ट्यूब ली, उसमें कॉपर ऑक्साइड भरा, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, उसको गर्म किया, उससे KOH की ट्यूब लगी थी, उसमें एनहाइड्रस CaCl की ट्यूब लगी थी, उसका वजन बढ़ गया, उसका वजन बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। फिर पूछेंगे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल,
पानी का वजन उसने दिया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन भी दिया होगा। अगर डिवाइड करना आता है तो सवाल उम्मीद है करने। अच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था? ये भी लैंग्वेज लिख सकता हूँ भाई। CO2 का वजन, सॉरी H2O का वजन किसके बराबर है? कैल्शियम क्लोराइड वाले ट्यूब का जो वजन इंक्रीज हो जाएगा, और अपॉन में वही वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीडाइज, बर्न्ड मतलब ऑक्सीडाइज, जलाना मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसा भी लिख सकते, दोनों लैंग्वेज में लिखवा दिया मैंने फार्मूला हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल रहे हैं, फिर ऐसे कार्बन का भी निकालेंगे। ए नंबर डाल के हाइड्रोजन का फार्मूला। अब बी नंबर अपन देखेंगे। परसेंटेज कार्बन। अब सुनो, इसी फार्मूले में चेंज करूंगा। देख, 2 की जगह कर दूंगा 12 और 18 की जगह 44। समझ गए? CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 ही होता है, और एक CO2 में एक कार्बन होती है, मतलब 12 ग्राम, इसलिए 12/44। यही चलेगा इस पूरे खेल में। मास ऑफ H2O फॉर्म्ड की जगह मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड कर दूंगा, या नीचे वाले फार्मूले में भी 12/44 इंटू इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब की जगह KOH वाली ट्यूब। बाकी सब कुछ सेम, सब कुछ। ओके, अब अगला एस्टिमेशन परसेंटेज निकालना हम करेंगे सल्फर की। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, या हम इसे कहते हैं कैरियस मेथड। कैरियस मेथड से करें।
एक ऐसी बड़ी लंबी सी टेस्ट ट्यूब होती है, इसका नाम होता है कैरियस ट्यूब। साइंटिस्ट कैरियस ने सबसे पहले यूज किया, तो ये बहुत बड़ी चीज है। इस कैरियस ट्यूब में भरा होता है HNO, क्या चीज, नाइट्रिक एसिड। इसमें आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, 2-3 ग्राम तोल के, वजन की जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, इस ट्यूब को बंद कर देते हैं और इसको गर्म करते हैं। तो उससे क्या है, जितनी भी सल्फर प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आपकी जानकारी के लिए HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगली 2 लाइनें ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं और हमेशा याद रखना। HNO3 is a very good oxidizing agent. It oxidizes non-metals, क्या, non-metals into their ic acid. Non-metals into their ic acid. ic acid मतलब जिनके नाम में लास्ट में इक आ, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से अगर आप रिएक्शन कराएं तो सल्फर बदल जाएगा सल्फ्यूरिक, और सल्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर बदल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। फास्फोरस से रिएक्शन कराएं, फास्फोरिक एसिड मिले। हाँ, कार्बन से रिएक्शन कराएं, कार्बोनिक एसिड मिले। आयोडीन से रिएक्शन कराएं, आयोडिक एसिड मिलेगा। ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं, ब्रोमिक एसिड बनेगा। जो भी आप नॉन मेटल यूज कर रहे हैं उसका एक एसिड बन जाएगा। बोरॉन से रिएक्शन कराएं, बोरिक एसिड बने। अब ये चीज इनऑर्गेनिक में काम आएगी, फिजिकल में भी काम आएगी। अब याद रहनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करे करके उसको उसके एक एसिड में बदल देता है। फ्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो गलत, फ्लोरीन इसका भी बाप है, इससे भी पावरफुल ऑक्सीडेंट, पहली बात। दूसरी बात, फ्लोरिक एसिड कुछ होते नहीं, फ्लोरीन ऑक्सी एसिड बनाते नहीं। क्लोरिक एसिड जो बोला मैंने उसका नाम है HClO3 फार्मूला। ब्रोमिक एसिड का HBrO3, आयोडिक एसिड का HiO3। फ्लोरीन ऐसे एसिड बनाते नहीं, because फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द वर्ल्ड। और इन सब एलिमेंट्स, इन सब कंपाउंड्स में हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, फ्लोरीन तो पॉजिटिव कर ही नहीं सकता, तो फ्लोरीन ऐसे एसिड नहीं बनाता। तो कृपया फ्लोरीन को माफ करें। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि सल्फर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, जो कि हम टेस्ट लगा चुके होंगे, तो HNO3 रिएक्शन करके किस में बदल जाएगी, H2SO4 में। क्या, H2SO4 में क्या, कुछ याद आया? 10-15 मिनट पुरानी बात। मैंने कहा हाँ, सल्फेट आयन BaCl2 के साथ BaSO4 का वाइट पीपीटी, तो इसमें मैंने HNO3 मिलाया, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड HNO3 गर्म किया, क्या बन गया होगा, H2SO4। इसमें BaCl2 डाला तो क्या बन जाएगा, BaSO4 का वाइट पीपीटी। इस टेस्ट ट्यूब में उसको छान लेंगे, छान लेंगे तो लिक्विड लिक्विड नीचे चला जाएगा। फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बचेगा, BaSO4 का प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का। समझ गए? इस प्रेसिपिटेट को पानी में धो लेंगे, चलते नल से धो लेंगे, कुछ और इम्प्यूरिटी लगे तो धुल के निकल जाएगी। फिल्टर पेपर के बाद छन्नी पे रखा है, घर पे करते ना, छन्नी में पोहा डाला और उसको धुलिया पानी में। नहीं करते तो आज पूछना किचन में जाके मम्मी से, करके दिखा देंगे, ठीक है ना। पोहा बनाने से पहले ये प्रक्रिया कर सकते हैं, और भी कई चीजें ऐसे करते हैं। धो लिया उसको पानी से, धोने के बाद सुखा लेते हैं, पानी सूख तो जाए, तो उसे तौल लेते हैं वजन। पिछले एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन का वजन अपन ने कैसे किया, पानी का वजन कैसे कैलकुलेट किया, तौल के कैल्शियम क्लोराइड में एब्सॉर्ब करा। यहां ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं, प्रेसिपिटेट बनाया ना, सीधे तराजू पे डाल के तोल कितने ग्राम पर, समझ गया। कैरियस 2 में सारी व्यवस्था करने के बाद ये काम कर। तो इसमें क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जिससे आपको क्या मिला,
H2SO4, उसमें आपने क्या मिलाया मेरा BaCl2, तो क्या बन गया BaSO4 का व्हाइट पीपीटी। इसको धोके छान के धोके तौल के अलग कर लिया, या पहले छान लिया, धो लिया, सुखा लिया, फिर तौल। अब मुझे सल्फर का परसेंटेज चाहिए, तो मुझे सल्फर के परसेंटेज का फार्मूला आप बनवाओगे, जैसे अभी H2 और CO2 का बनवाया। यहां क्या लिखते थे, 12/44 करवाया था, 2/18 करवाया था, अपॉन में क्या लिखा था, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। जैसे CO2 का 44, पानी का 18। अब प्रॉब्लम ये है कि BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास आप बताइए मेरे। 233। बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137, कितना 137, और SO4 पूरे का वजन होता है 96। ऐसे रट लो, जल्दी होता है सवाल। SO4 का वजन कितना होता है 96, जहां SO4 और 96 तुरंत चिपका लिया, तो 96 प्लस 137 233 हो जाएगा पक्का, मुझे नहीं पता हो जाएगा। तो 233 बोल रहा भाई, तो BaSO4 का टोटल वजन 233, तो 233 अपॉन में लिख देंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, पहले देख तो कितनी सल्फर है इसमें, एक ही सल्फर, 2 होते तो 64 लिख, 3 होती तो 96 लिख देता, पर एक ही सल्फर, तो ऊपर 30। इनटू में क्या लिखें, इनटू में तो वही जो कंपाउंड बन रहा है उसका वेट ऑफ BaSO4 पीपीटी। जैसे पिछले फार्मूले में क्या लिखा था, वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ H2O, अब क्या कर दिया, वेट ऑफ BaSO4 पीपीटी, अपॉन में क्या लिखें, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम पहले तोल के रखे होंगे, जितना आपने कैरियर्स ट्यूब में डाला था, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बन गया फार्मूला। अगेन पेपर में न्यूमेरिकल आएगा, तो कहानी कितनी भी लंबी दी हो, उस कहानी पे ध्यान मत देना, सिर्फ इन 2 वेट्स पे ध्यान देना, कितने कितने दिए हैं काम। क्लियर। अब तीसरा हमारा टेस्ट है, या सॉरी एस्टिमेशन है, टेस्ट तो लग चुके हैं, हेलोजन। इसके लिए भी जो मेथड है वो कैरियस मेथड, ये कैरियस भाई साहब नहीं करेंगे। यहां मैंने सल्फर को किसके पीपीटी में बदला, BaSO4। अब हेलोजन को किस में बदलें, तो मेरे दिमाग में आया कि जब हेलोजन का टेस्ट लगा रहे थे तब भी तो पीपीटी बना था, AgCl का व्हाइट अभी पढ़ा है, AgBr का लाइट येलो, AgI का डार्क, तो उन्हीं को यूज कर लो ना, क्या फालतू में नया रट्टा डाल रहे हो। वही काम यहाँ पे भी किया जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉयल करते हैं HNO3 के साथ, जिससे हेलोजन बदल जाती है HCl, HBr या HI। सर वहां तो NaCl में बदली थी, लेसनेस सॉल्यूशन में, हाँ तो कुछ तो चेंज है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या मिलाएंगे आप, AgNO3, उससे क्या बनेगा, AgCl या AgBr या AgI। व्हाइट पीपीटी, येलो पीपीटी, डार्क कलर, कोई से। अब इस पीपीटी को भी छान लो, पानी में धो लो, सुखा लो और तौलो। अब फार्मूला बनवाओ, आप बनवाओ पहले क्लोरीन के परसेंटेज का। यहां तो बेटा 3 फार्मूले चलेंगे। क्लोरीन किसमें बदला है, AgCl में, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, 143.5। सल्फर का एटॉमिक मास और सॉरी सिल्वर का 35.5। सिल्वर का एटॉमिक मास 108, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, 108 याद कर लो। इसमें क्लोरीन का 35.5 जोड़ोगे तो 143.5, ऊपर आ जाएगा 35.5, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ AgCl ppt डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, बन गया फार्मूला। क्लोरीन का लेवल फिर ब्रोमीन का करवाना,
हो गया। अब ब्रोमीन परसेंटेज के लिए क्या करें भाई साहब, बी नंबर ब्रोमीन परसेंटेज। अब AgBr का हिसाब किताब में, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है, ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का 127। अब क्या करेंगे, अपॉन में 180 ऊपर 80, यहाँ वेट ऑफ AgCl की जगह AgBr। ओके 188 आ रहा है सर। अब ठीक है, एटॉमिक मास तो याद कर लेना वैसा जरूरी है, वैसे तो 9th में याद कर लेते हम लोग, समय गुजर गया कोई बात नहीं, जब कर लो तभी अच्छा। हम लोगों ने एलिमेंट्स की पहचान करना सीख लिया, उनका परसेंटेज निकालना सीख लिया। परसेंटेज निकालने के बाद हमें मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना आना चाहिए, वो भी सीख चुके हैं। तो इसके बाद काम बचेगा स्ट्रक्चर पता कर, यानी POC हो गई, POC मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सेकंड पार्ट पे जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, ये खत्म होने के बाद अब आयोडीन का करवाओ भैया। यहाँ AgBr के लिए क्या कर दूं, AgI। अब आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127, 127 प्लस 108 235 पक्का।